निखिल को देखते ही सुमित्रा की जान में जान आ गई। निखिल ने भी जैसे ही माँ को देखा दौड़कर उनके गले लग गया। माँ, यह कैसी हालत हो गई है तुम्हारी? सुमित्रा के गले से आवाज ही न निकली। बहुत जोर से हिचकी लेकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। निखिल ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इस रोने में माँ को विशेष आनंद मिल रहा था। वर्षों से इकट्ठे दुख का अंबार जैसे किसी ने धोकर बहा दिया हो। थोड़ी देर बाद धीरे से निखिल स्वयं हटा और उन्हें बैठाते हुए पूछा, माँ, पिताजी कहाँ हैं? अंदर, वह बड़ी कठिनता से बोली। एक क्षण को मन हुआ कि कह दे, अब वो पिताजी हैं ही कहाँ जो, पर जीभ को दांतों से दबाकर खुद को बोलने से रोक लिया। सच बात तो यह थी कि वह अपने जिस पिता के बारे में पूछ रहा था वह तो कब के विदा हो चुके थे। अवकाश के 2 माह बाद ही यह एक तरह से बड़े बेटे सूरज के पैरों पर खड़ा होते ही उनकी देह भर रह गई थी और जैसे सब कुछ उड़ गया था। अपनी आवाज की एक कड़क से, अपनी भावों के एक इशारे से पिताजी का जो व्यक्तित्व इस्पात की तरह सबके सामने बिना आए ही खड़ा हो जाता था, वह पिताजी अब उसे कहाँ मिलेंगे। निखिल दूसरे कमरे की ओर बढ़ा तो तुरंत सुमित्रा के पैरों पर नैना आकर झुक गई और साथ ही 7 बरस का नन्हा सोम उन्होंने पोते को भींचकर छाती से लगा लिया। मेले में बिछुड़ गए परिवार की तरह वह सबसे मिल रही थी। पूरे 7 साल बाद निखिल और नैना से भेंट हो रही थी। सुमित्रा पोते को चलते हुए पहली बार देख रही थी। उसकी डगमग चाल तुतलाती बोली, कच्ची दुधिया हंसी। यह सब वह देख सुन नहीं सकी थी। साल दर साल केवल उसके जन्मदिन पर उसके पास सोम का एक सुंदर सा फोटो आ जाता था और उन्हें इतने से ही संतोष कर लेना पड़ता था कि अब मेरा सोम ऐसे ही दिखाई देने लगा है। 7 साल पहले जब वह कुल 9 माह का था तभी निखिल घर छोड़कर अपने परिवार को लेकर वहां से दूर बेंगलोर चला गया था। इस अलगाव के पीछे मुख्य कारण था निखिल और सूरज की आपसी नासमझी और उनके पिता द्वारा बोया गया विषैला बीज। सूरज डॉक्टर था और निखिल कॉलेज में शिक्षक। बस यही अंतर दोनों के मध्य उनके पिता के कारण बड़ा होता चला गया और इतना बड़ा कि फिर पाटा न जा सका। उनके पिता रामदेव शुरू से ही चाहते थे कि दोनों बच्चे डॉक्टर बने। इसके लिए उन्होंने अपनी सीमित आय की कभी परवाह नहीं की। उनका बराबर यही प्रयत्न रहा कि उनके बच्चों को कभी किसी चीज का अभाव न खटके। रामदेव दफ्तर से लौटने के बाद बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते, उनका पाठ सुनते, उन्हें समझाते, उनकी गलतियां सुधारते, उन्हें स्वयं नाश्ता परोसते, उनके कपड़े बदलते, बत्ती जलाते, मसहरे लगाते, पुस्तकें खोलकर रखते। बच्चे पढ़ते पढ़ते सोने लगते तो पंखा जला देते, दूध का गिलास थमाते, कभी अपने हिस्से का दूध भी दोनों के गिलास में उड़ेल देते। सोचते, बहुत पढ़ते हैं दोनों, गिलास भर दूध से इनका क्या होगा। भविष्य के दर्पण में उन्हें 2 डॉक्टर बेटों का अक्स दिखाई पड़ता और 2 गुने चौगुने गर्व से झूम उठते। अपने इस सपने को बुनने में बस इसी बात का कोई ध्यान नहीं रखा कि असल में उनके बेटे क्या चाहते हैं, उनकी रुचि किस बात में है, डॉक्टर बनने में या इंजीनियर अथवा कुछ और बनने में। रामदेव इस मामले में एक तानाशाह की तरह थे। जो सोच लिया वह बच्चों को पूरा करना ही है, वह सदा यही सोचकर चलते थे। पर ऐसा हो कहां सका। बड़े लड़के निखिल को डॉक्टर बनने में कोई रुचि नहीं थी। उसका कविताओं, कहानियों, पेंटिंग, साहित्य में खूब मन लगता था। कई बार वह पढ़ाई के ही मध्य में आड़ी तिरछी लकीरें खींचता पकड़ा जाता था। कभी रेखा गणित की आकृतियां बनाते बनाते पन्ने पर कविता लिखने लगता था। रामदेव की नजर उस पर पड़ जाती तो जैसे आग में घी पड़ जाता। खूब कसकर धुनाई होती उसकी। खाना बंद कर दिया जाता, उसे सोने नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि प्यास से उसका कंठ सूखने लगता। पर वह नल में मुंह नहीं लगा सकता था। वह अक्सर कहा करते, साहित्य, पेंटिंग, कविता
भी कोई विषय है? सुमित्रा सन्न रह जाती, हाथ जोड़कर कहती, मेरे बेटे को इतना मत सताओ। उसकी तो तारीफ होनी चाहिए कि वह इतनी बढ़िया कहानियां लिखता है। तुम्हें कब अक्ल आएगी पता नहीं। कविता कहानी से पेट नहीं भरता, बस चीख कर कहते, जानती हो ना कि कितने कवि और लेखक भूखों मरते हैं। वह इतने से ही बस ना करते, कहते, मैं जानता हूं तुम्हें निखिल का दिमाग बिगाड़ रखी हो, पर अच्छी तरह समझ लो, इसे कवि या शिक्षक नहीं डॉक्टर बनना है। इसका भोजन अभी तो एक दिन ही बंद हुआ है, कभी हफ्ते भर भी बंद किया जा सकता है। डर से सुमित्रा के हाथ फूल जाते। क्या कहे बेटे को? हर व्यक्ति एक ही बात को आसानी से नहीं सीख सकता। किसी के लिए हिसाब आसान है तो किसी के लिए इतिहास। प्रकृति ने सबकी समझ का पैमाना एक कहाँ रखा है, पर वह यह भेद अपने पति को न समझा पाती। उन्हें तमाशाही बनाकर चुपचाप सब कुछ देखना सहना पड़ता। सबसे बुरी हालत तो निखिल की हो गई थी। अपने और पिता की इच्छाओं के मध्य वह झूलता रहता था। न वह कविता लिखना छोड़ सकता था, न पिता की तमन्ना पूरी करने से पीछे हटना चाहता था। दिन रात किताब उसकी आंखों के आगे लगी रहती थी। इस चक्कर में आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा चढ़ गया था। चेहरे की चमक खो गई थी। वह किसी से कुछ कहता नहीं था, बस भीतर ही भीतर छटपटाता रहता था। इसके विपरीत सूरज की आंखों के आगे बस एक ही सपना तैरता रहता था, डॉक्टर बनने का। उसके लिए उसे न पिता से मदद लेने की जरूरत थी, न माँ से। निखिल को बड़ी तेजी से पीछे छोड़ता हुआ सूरज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। रामदेव उसे देख देख कर निहाल होते रहते थे। पड़ोसियों में बखान करते और दोस्तों से तारीफ करते ना अघाते। सूरज से तुलना करके वह निखिल को नीचा दिखाते रहते। सूरज निखिल से सिर्फ 1 साल ही छोटा था, पर दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों ने एक साथ ही मेडिकल में दाखिले के लिए तैयारियां की थी और साथ ही परीक्षाएं दी थी। नतीजा निकला तो निखिल असफल था और सूरज सफल। सूरज आगे की पढ़ाई के लिए मुजफ्फरपुर रवाना हो गया। निखिल अपनी असफलता के साथ साथ पिता के व्यंग बाणों से घायल अपने कमरे में बंद हो गया। सुमित्रा चीख कर बोली थी, इसीलिए तो कहा था, इसे जो राह पसंद है उसी पर चलने दो। जिस पढ़ाई में इसकी रुचि नहीं है उसमें धक्के देकर मत चलाओ। इसकी अपनी कोई राह नहीं है। मेहनत से जी चुराने की सजा इसने पाई है। पूरे समाज में इसने मेरी नाक कटवा दी है। तुम्हें कुछ पता है कि क्या करेगा यह आगे? कलम घिसेगा कलम, बस। कौन जानता है कलम घिसते घिसते यह कहां से कहां पहुंच जाए। सूरज ने अगर तुम्हारी डॉक्टरी की लाइन पकड़ ही ली है तो क्या हुआ? निखिल भी मन चाहे क्षेत्र में कहीं ज्यादा सफल हो। तुम साहित्यकारों कवियों के महत्व को नकारते क्यों हो? ऐसी बहसों से रामदेव सुमित्रा की ओर से बेटों को मिलने वाली तरफदारी समझते। वह कहते, मैं उसे राह दिखाता हूं तो तुम्हें बुरा लगता है। क्या मेरा बेटा नहीं है वह? किसी भी पौधे के विकास के लिए उसकी काट छाट जरूरी है। वही काम मैं भी कर रहा हूं। सुमित्रा को कहना ही पड़ता, पर काट छाट इतनी अधिक न करे कि पौधे का विकास ही न होने पाए। पर अपने जिद पर अड़े रामदेव ने निखिल से फिर डॉक्टरी में प्रवेश की तैयारी कराई, पर नतीजा फिर वही निकला। तीसरी बार निखिल ने जबरदस्ती तैयारी नहीं की। मन में पिता के प्रति एक विद्रोह, एक क्रोध लिए निखिल उन दिनों भटकने लगा था। न वह ढंग से खाता पीता था, न सोता था और न घर में रहता था। देर रात तक वह घर से बाहर रहता, यहाँ तक कि घर के सदस्यों से उसकी बातचीत भी बंद हो जाती। पिता की तो वह सूरत भी नहीं देखना चाहता था। जब रामदेव ने निखिल का यह रूप देखा तो धीरे धीरे उसके प्रति उनका रूप बदलता गया। अब वह केवल सूरज की देखरेख में खोए रहने लगे। निखिल की ओर से उनका मन खट्टा हो गया। अपने बेटे के रूप में मात्र कलम घिस्सों की कल्पना न उनसे होती थी और न ही किसी के पूछने पर उनसे यह परिचय ही दिया जाता था। कई बार तो वह मित्रों में बस सूरज की चर्चा करते, निखिल की बात गोल कर जाते। कोई बहुत जोर देकर निखिल से मिलने की चर्चा करता तो उसकी मुलाकात सूरज से करवाकर झट से बहाना बना देते। निखिल घर पर नहीं है। सुमित्रा का मन चूर चूर हो जाता और निखिल
पंख कटे पंछी सा छटपटाता रह जाता। रामदेव अब जैसे सूरज के लिए ही जी रहे थे। जब तक सूरज घर में रहता वह उसके लिए एक एक चीज का ध्यान रखते। निखिल यह सब देख देख कर कटता रहता, फिर भी वह पिता की किसी बात का विरोध न करता। भले ही रामदेव उसकी रुचि को जिद का नाम देकर अपने और पुत्र के मध्य निरर्थक विवादों का जन्म दे बैठते। यह केवल सुमित्रा ही समझ सकती थी कि निखिल की रुचि किस चीज में है। ऐसे में वह सदा ही अपने पति को दबा कर रखती और निखिल के लिए वह सब करती जो रामदेव सूरज के लिए किया करते, और चाहते कि निखिल यही जाने कि पिता ने उसके लिए वह सब किया है। ऊंची आकांक्षाओं के बीच तनाव की कटीली दूरियां तय करते करते दिन भागते गए। निखिल साहित्यकार के रूप में स्थापित हो गया था और सूरज डॉक्टर बन चुका था। अब दोनों घर पर ही मौजूद रहते। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों भाइयों में मतभेद पैदा होने लगे। गांव और मोहल्ले वाले भी रामदेव की देखा देखी निखिल और सूरज की तुलना कर उनमें नीचे और ऊपर की सीमा खींचने लगे थे। असल में खींचातानी तो तब शुरू हुई जब सूरज अपनी डॉक्टर पत्नी लाया और निखिल अपने ही साहित्य की प्रशंसिका ब्याह लाया। घर में निखिल का कम मान सम्मान और सूरज की अधिक इज्जत निखिल की पत्नी को हिलाने लगी थी। स्वयं सूरज और उसकी पत्नी पूनम को भी निखिल का यह कहकर परिचय देना कि साहित्यकार है अच्छा न लगता। रोज रोज के इस मान अपमान ने निखिल को इतना परेशान कर दिया कि एक दिन उसने घर ही छोड़ दिया। तब नैना की गोद में 9 महीने का सोम था। सुमित्रा के चरण छूकर उसने कहा था, माँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना। निखिल के जाने के 1 वर्ष बाद ही रामदेव सेवानिवृत्त हो गए थे। कुछ सालों तक घर आसानी से चलता था। सूरज और पूनम के हंसी ठहाके, रामदेव की परम संतोषी मुद्रा, इन सब के बीच अपने एक पुत्र के विच्छोह के क्लेश को मौन रूप से झेलती सुमित्रा बस जीती थी एक पत्थर की तरह। कभी कभार पत्र पत्रिकाओं में अपने पुत्र की प्रशंसा देखकर पल भर के लिए उन्हें सुकून मिल जाता था। धीरे धीरे समय ने करवट बदली। सूरज को अपने विषय में शोध के लिए 3 वर्ष अमेरिका जाने का अवसर मिला। वह माँ बाप को आश्वासन देता हुआ पूनम के साथ चला गया। अब घर में केवल रामदेव और सुमित्रा के साथ अकेलापन रह गया। रामदेव किताबें पढ़कर वक्त काटने लगे थे। घर में जितनी किताबें थी सब निखिल की सहेजी संजोई हुई थी। निखिल द्वारा अलग अलग पन्नों पर खींची गई लकीरों को देख और कुछ अपनी ओर से लिखी गई टिप्पणियों को पढ़कर रामदेव मुस्कुराते। सुमित्रा मन ही मन डरती कि ऐसा न हो कि वह पुनः इन पुस्तकों को पढ़कर निखिल का मजाक उड़ाने लगे, पर ऐसा नहीं हुआ। किताबों के साथ वक्त काटने के चक्कर में वह किताबों के दोस्त होते गए। दिन ही नहीं रात में भी कई कई घंटे वह आंखों पर चश्मा चढ़ाए किताबें पढ़ते रहते। कई बार वह चकित होकर कह उठते, अरे इन किताबों में तो बहुत कुछ है, मत पूछो क्या मिल रहा है इनमें मुझे। मैं तो सोचा करता था कि लोगों का वक्त बेकार करने के लिए इन पुस्तकों में केवल उल फिजूल बातें भरी रहती हैं। सुमित्रा चकित होकर उन्हें सुनती, फिर रो पड़ती। अब कभी कभी वह उससे पूछने भी लगे थे, निखिल की कोई रचना अब देखने को नहीं मिलती? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने लिखना बंद कर दिया हो? उससे कहो वह कुछ लिखे, ऐसी ही कोई शानदार चीज जैसी मैं पढ़ रहा हूं। कभी कभी तो रामदेव आधी रात को पत्नी को उठाकर कहते, परसों निखिल की एक कहानी पढ़ी थी, एक प्रशंसा पत्र उसे अवश्य डाल देना अपनी ओर से, इससे हौसला बढ़ता है। कभी रामदेव पुरानी बातें लेकर बैठ जाते। मुझसे निखिल जरूर नाराज रहता होगा। सुमित्रा, मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा था। इस लिखने पढ़ने के कारण अब वह खोज खोज कर निखिल की रचनाएं पढ़ते। सुमित्रा खुश रहने लगी, देर से ही, पर रामदेव निखिल की सड़ी गली किताबों के ढेर से प्रेम तो कर सके। कभी कभी मन करता कि रामदेव से पूछ ले, लिख दो निखिल को, यहीं आ जाए। कितना सूना लगता है मेरा घर। बच्चों के आने से
रौनक हो जाएगी। वहीं सूरज की चिट्ठियां आती हैं तो उनसे यही लगता है कि शेर के मुंह खून लग गया है। वह उस पराये देश का गुणगान ही करता रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह वहीं बस जाएगा, पर कह कहाँ पाती। डर लगता कि पति बुरा न मान जाए, ऐसा न समझे कि वह उन्हें निखिल से पराजित करना चाहती है। शायद किसी दिन स्वयं ही कह दे, सुमित्रा, निखिल को बुला लो, वह भी तो हमारा बेटा है। मैंने उसे बहुत उपेक्षित किया, अब उसका प्रायश्चित करूंगा। पर रामदेव खुद कभी न बोले। अंदर से कई बार वह उबलते उफनते बेटे निखिल से मिलने के लिए उतावले हो उठते, पर उसे बुला लेने की बात ओठों पर न लाते। शायद उनका अहम आड़े आ जाता। साल भर तो जैसे तैसे निकला, पर इसके बाद रामदेव के अंदर का तनाव रोग बनकर फूट पड़ा। वह रक्तचाप के साथ साथ दमे की भी गिरफ्त में आ गए। डॉक्टरों ने उनसे बहुत अधिक न सोचने, व्यर्थ परेशान न होने को कहा। बार बार सुमित्रा को भी हिदायतें मिली कि वह अपने पति को व्यस्त रखे और दिमागी तौर पर प्रसन्न रखे। तब सुमित्रा स्वयं को न रोक सकी। वह समझ गई कि बुढ़ापे के इस अकेलेपन में वह निखिल के लिए परेशान है। पुत्र को देखने मिलने के लिए वह तड़प रहे हैं, पर अंदर के संकोच व पिता होने के अभिमान ने उनका मुंह बंद कर रखा है। तब सुमित्रा ने निखिल को सब समझाकर पत्र लिख ही दिया। पत्र मिलने में 4-5 दिन लगे होंगे और अब निखिल उनकी सेवा में वैसे ही उपस्थित हो गया जैसे आज से पहले कुछ हुआ ही ना हो। दमे से खांसते रामदेव से निखिल ने उनका हालचाल पूछा तो उनकी हालत देखने लायक हो गई। आंखों के दोनों कोर भीग गए, कैसे सिसकी भर कर रो पड़े। निखिल ने उन्हें सहारा देकर उठाया। पिताजी, रोते नहीं, लीजिए अपने पोते से मिलिए। रामदेव ने सोम को बड़ी जोर से अपनी छाती से भींचकर आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद नैना ने उनके पैरों का स्पर्श किया तो वह स्वयं को संभाल आंखें पोंछने लगी। कुछ मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। नैना फ्रेश होकर किचन में चाय और पकौड़े तलने लगी। निखिल अभी अपने पिता के पास उनका हाथ थाम हाल चाल पूछता रहा। सोम पूरे आंगन में दौड़ लगा रहा था। पूरे घर में चहल पहल गूंज उठी। दूसरे दिन की सुबह रोशनी भरी थी। रामदेव पोते को गोद में लिए दुलार कर रहे थे। सुमित्रा रामदेव की ओर बढ़ी और वह सोम को दुलार कर पूछने लगी, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सोम ने हंसकर बताया, 2nd में। खूब, और क्या क्या करते हो? मन लगाकर सितार बजाता हूँ। मैं बहुत अच्छा सितार वादक बनूंगा दादाजी। सुमित्रा सन रह गई, कहीं रामदेव बिदक न पड़े। अभी निखिल के प्रति जो थोड़ा बहुत पिघलाव शुरू हुआ है वह फिर बर्फ न हो जाए। ऐसा हुआ तो वह कभी निखिल के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। वह कुछ कहती, उससे पहले ही निखिल ने थोड़ा झेप कर सफाई दी। क्या कहूँ पिताजी, बहुत चाहता हूं कि यह पढ़ाई ज्यादा करे और शौक कम पूरे करे, पर यह मानता ही नहीं। सोचता हूं कि इसे डॉक्टर बनाकर अपने डॉक्टर न होने की आपकी शिकायत दूर कर दूंगा। कोई बात नहीं, रामदेव ने सबकी इच्छा के विपरीत सुमित्रा से कहा। तुम तो अच्छा सितार बजाती हो सुमित्रा, तुम इसकी मदद करना, यह भी निखिल की तरह हमारा नाम रोशन करेगा। सुमित्रा की आंखें भर आईं। निखिल ने चकित होकर पूछा, मगर सितार बजाने भर से यह क्या कर लेगा पिताजी? रामदेव ने बहुत दृढ़ स्वर में कहा, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। इसके पंख काटकर इसकी उड़ान मत रोको। निखिल, जो गलती कल मैं करता रहा उसे आज तुम मत दोहराओ। मन के सुर जिस प्रकार बजना चाहते हैं उन्हें उसी प्रकार बजने दो। यह मत समझो कि यह डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सका तो इसकी उड़ान खत्म हो गई। नहीं बेटा, नहीं, यह सोचना बड़ी भूल है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कला को कोई विकास नहीं दे सका। अगर मैंने तुम्हारी कोई मदद की होती तो आज तुम वहां होते जहां 20 साल बाद हो गए। हम अपनी इच्छा मनवाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि जिसे ऊपर उठना होता है वह स्वयं अपना लक्ष्य ढूंढ ही लेता है। तुम ही बोलो,
सूरज को आकाश में कौन चढ़ाता है? कोई भी तो नहीं। वह खुद ही ऊंचाइयों की तरफ उठता चला जाता है।